वेलकम टू सुपरवी क्लासेस। माई सेल्फ समर प्रताप सिंह। इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने अम्ल, क्षार और उनके रासायनिक गुण, भौतिक गुण आदि देखे थे। इसके अलावा हमने कुछ एनसीईआरटी एक्टिविटी भी देखी थी और अम्ल क्षार के रासायनिक गुणों को डिटेल में देखा था। इस पार्ट में हम इस चैप्टर के बचे हुए अंश को देखेंगे, जिसमें है सूचक, पीएच मान, लवण आदि। तो इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले हम देखेंगे सूचक। तो दरअसल सूचक होते क्या हैं? देखिए, अम्ल और क्षार, इनकी पहचान कराने वाले ही सूचक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार की पहचान कराते हैं सूचक कहलाते हैं। अब जो सूचक होते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं? तो देखिए, कहीं कहीं इनके प्रकार 4 दिए होते हैं, कहीं कहीं इनके प्रकार 2 दिए होते हैं। अगर देखा जाए तो इनके मेन 2 ही प्रकार होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक और दूसरा संश्लेषित सूचक। बाकी जो 2 सूचक हैं, गंधयुक्त सूचक और सार्वत्रिक सूचक, ये इन्हीं के ही बने हुए हैं। तो इनको हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये प्रकार में नहीं आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है हमारा प्राकृतिक सूचक। ये क्या होते हैं? इसके नाम से ही पता पड़ रहा है प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब प्रकृति की चीजों से ही मिलने वाले। तो ये मुख्यतः हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। तो वे सूचक जो हमें मुख्यतः पौधों द्वारा प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। इनका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लिटमस और हल्दी। लिटमस पेपर जो प्राप्त होता है वो हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन के पौधे से हम लिटमस पेपर बनाते हैं और उसका अम्ल और क्षार के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। अगर बात करें अम्ल की, तो अम्ल को अगर लिटमस पेपर के ऊपर डाला जाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है, और अगर क्षार में डालें तो उसका रंग नीला होता है। दरअसल लिटमस पेपर के कई रंग आते हैं। अगर हम लाल लिटमस पेपर को लें तो अम्ल में उसका रंग लाल रहेगा और क्षार में उसका कलर नीला हो जाएगा। अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी भी पौधों से प्राप्त होती है। हल्दी का जो कलर होता है अम्ल में पीला ही रहता है। और अगर क्षार की बात करें तो क्षार में हल्दी का कलर लाल हो जाता है। इसकी अगर एक्टिविटी करनी हो तो आप एक कपड़ा ले सकते हैं, उस पर हल्दी लगा सकते हैं और उसमें फिर कुछ क्षार की बूंदें डाल के देख सकते हैं। क्षार के लिए अगर कुछ ना मिले तो गटर साफ करने वाला जो तेजाब आता है उसको डाल सकते हैं। वो हमारा एसिड ही होता है, अम्ल। तो उससे हमें पता लग जाएगा। अगर अम्ल डालोगे तो उसका कलर में कोई चेंज नहीं होगा। अब क्षार कहाँ से लाओगे? तो क्षार के लिए साबुन का घोल है। साबुन को घोल के अगर हल्दी लगे किसी कपड़े पर डालते हो, या तुम अगर कभी हल्दी लगे हुए कपड़े आए भी हों, उन पे साबुन से अगर धोगे तो उनका कलर और डार्क हो जाता है साफ होने की जगह। वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि हल्दी का कलर क्षार की उपस्थिति में लाल हो जाता है। और क्षार क्या होता है? साबुन। तो जैसे ही साबुन लगाते हैं कपड़ों पर, हमारे कपड़े और ज्यादा लाल हो जाते हैं। इस एक्टिविटी को इस तरह से करते हैं। देखिए, ये है हल्दी, ये कपड़ा नहीं है, कागज है। इस कागज पे हल्दी का घोल लगाया है, इसका कलर पीला है। इसके ऊपर फिर मैंने एक दूसरा कागज लेकर हल्दी के ऊपर साबुन का घोल डाला, जिससे उसका कलर लाल हो गया। जैसे कि इसमें बोला गया है, हल्दी का क्षार में कलर लाल हो जाता है। तो इन दोनों में अगर अंतर देखना हो तो ये देखिए, बिल्कुल स्पष्ट अंतर दिख रहा है। जितना इसको टाइम दोगे उतना ज्यादा कलर और डार्क होता जाएगा। ठीक, तो इस तरह से एक्टिविटी आप अपने घर पर दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा संश्लेषित सूचक। ये संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? संश्लेषित मतलब संश्लेषण किए हुए या बनाए हुए या कृत्रिम सूचक। तो ये वो सूचक होते हैं जिनको हम रसायनों के माध्यम से लैब में बनाते हैं। उन सूचकों हम क्या बोलते हैं? संश्लेषित सूचक। इसके जो एग्जाम्पल हैं, जो मेन हैं, उनमें से हैं फिनोल्फथैलीन और मेथिल ऑरेंज। ये 2 सूचक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपरों में इनके बारे में पूछा जाता है। अगर फिनोल्फथैलीन की बात करें तो अम्ल में इसका कलर रंगहीन रहता है, या हम बोल सकते हैं कि इसके अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर क्षार इस पर डालेंगे
या क्षार इसमें मिलाएंगे तो इसका कलर बैंगनी हो जाता है। रंगहीन से कैसा हो जाएगा? बैंगनी कलर हो जाएगा। दूसरा है हमारा कृत्रिम सूचक मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज का अम्ल में कलर होता है लाल, लेकिन अगर इसको क्षार में डालेंगे तो इसका कलर हो जाएगा पीला। ये हमारे दोनों हैं संश्लेषित सूचक। अब इन दोनों के अलावा दो और होते हैं, पहला है गंधयुक्त सूचक और दूसरा सार्वत्रिक सूचक। तो देखिए गंधयुक्त सूचक क्या होते हैं? गंधयुक्त सूचक वो होते हैं जो हमें गंध के द्वारा पहचान कराते हैं। इनकी अम्लीय माध्यम में अलग तरह की गंध होती है और क्षारीय माध्यम में अलग तरह की गंध होती है। तो इस डिफरेंट गंध के माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि ये अम्लीय माध्यम है और ये क्षारीय माध्यम है। जैसे कि प्याज, वेनिला, लौंग, ये 3 एग्जाम्पल हैं। इसमें से अगर प्याज को देखा जाए तो इसकी नॉर्मली ही तीक्ष्ण गंध होती है, जो कि सब जानते हैं, सूंघते भी हैं, तो उसकी काफी वैसी अलग ही गंध होती है जिसको हम तीक्ष्ण गंध नाम से पहचानते हैं। अगर इसको क्षार में मिलाएं, प्याज को काट के अगर क्षार में डालते हैं तो इसकी जो गंध आती है प्याज वाली वो गायब हो जाएगी, तो इसमें कोई गंध नहीं आएगी। तो ये पहचान होती है कि उसको क्षार में डाला गया है। नेक्स्ट है हमारा वेनिला। वेनिला जो होता है ये आर्किड पौधे पर पाया जाता है, आर्किड पौधे के साथ साथ उगता है। ये वेनिला फ्लेवर आपने चॉकलेट्स या केक्स वगैरह में भी खाया होगा। दरअसल वनीला काफ़ी महंगा आता है, अगर इसको लेने जाओगे तो ये 40 से 50 हज़ार रुपये किलो मिलता है और ये लगभग तोरे की तरह दिखता है, उसी के कलर का और उसी के साइज का होता है, पर महंगा बहुत ज़्यादा होता है, इसकी खेती भी की जाती है। तो वनीला फ्लेवर लगभग ये मीठा खट्टा इस टाइप का इसका स्वाद होता है। तो अगर इसको अम्ल में डाला जाए तो इसके स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर वनीला को क्षार में मिलाएंगे तो इसकी जो गंध होती है अपनी वो गायब हो जाएगी। जैसे कि आप केक वगैरह में देखते होंगे वनीला फ्लेवर जो आता है वो वनीला फ्लेवर गायब हो जाएगा, उसकी कोई गंध नहीं आएगी। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा गंधयुक्त सूचक लौंग। लौंग मसाले वाली लौंग। तो अगर अम्ल में लौंग को डाला जाए पीसकर तो उसके गंध में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर बात करें क्षार की तो इसकी गंध गायब हो जाएगी। अगर इसको याद रखना हो इन तीनों को तो देखिए इन तीनों में एक ही जैसा समानता है, तीनों का प्याज, वेनिला और लौंग, तीनों का क्षार में कोई गंध नहीं होती। तो गंधयुक्त सूचक जो तीनों हैं इनकी क्षार में कोई गंध नहीं है, इससे हम एक साथ याद कर सकते हैं इन तीनों को। अब लास्ट है हमारा सार्वत्रिक सूचक। देखिए ये कई सूचकों का मिश्रण होता है, कई सारे सूचकों को हम मिला देते हैं और या क्रम बाई क्रम रखते हैं, उससे हमें पता चलता है अम्ल या क्षार के बारे में। दरअसल ये अम्ल की कंसंट्रेशन को बताता है या उसकी सांद्रता को बताता है कि अम्ल कितना ताकतवर है या कितना कमजोर है। ये सिर्फ पहचान कराने में यूज नहीं होता, ये हमें ये भी बताता है कि अम्ल है तो कितना ताकतवर है। जैसे कि पीएच सूचक, ये पीएच स्केल नहीं है, ये है पीएच सूचक। इसमें कई सारे सूचक लगे होते हैं क्रम से, और जितना ज्यादा कलर डार्क होता जाएगा उस हिसाब से हमें पता चलता जाएगा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। तो इस तरह से ये हमारे 4 सूचक हैं, 4 तरह के सूचक हैं जिनको हमें करना है। टॉपिक है हमारा पीएच मान। तो देखिए पीएच मान होता क्या है। दरअसल पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब ये बताता क्या है, पीएच मान हमें किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता को बताता है, या दूसरे वर्ड में बोलें तो वो अम्लता या क्षारकता की माप है एक तरह से, कि वो कितना तगड़ा अम्ल है या कितना तगड़ा क्षार है, वो हमें पीएच मान से पता चलता है। और ये जो पीएच मान होता है, ये पीएच मान हमें पीएच स्केल पर प्राप्त होता है। तो हम क्रम बाई क्रम देखेंगे, सबसे पहले पीएच मान को ही देख लेते हैं। पीएच मान की एक दूसरी भी डेफिनेशन दी जाती है। पहली डेफिनेशन ये है, ये अम्लता या क्षारकता की माप होती है, और दूसरी डेफिनेशन ये है, इसके अनुसार किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को कहते हैं। देखिए
यहाँ एक वर्ड दिया गया है हाइड्रोजन आयन सांद्रता। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन जो होता है वो होता है हमारा हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, ये हमारा कहलाएगा हाइड्रोजन आयन। अगर हम सिर्फ लिखेंगे हाइड्रोजन, ये हमारा सिर्फ हाइड्रोजन कहलाएगा, और अगर हाइड्रोजन के ऊपर प्लस लगा हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन आयन। इसके अलावा यहाँ पे और दिया गया है सांद्रता, हाइड्रोजन आयन सांद्रता। तो इस चीज को दिखाने के लिए हम लिखेंगे हाइड्रोजन, इसके ऊपर आयन हो गया, और इसकी सांद्रता का मतलब ब्रैकेट। हाइड्रोजन आयन सांद्रता को हम इस तरह से दर्शाते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? ये तो हमने देखा कि इसको दर्शाते कैसे हैं, पर इसका मतलब क्या होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता का? हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मतलब होता है कि प्रति मोल में, किसी विलयन के प्रति मोल में कितने हाइड्रोजन आयन है, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रता। तो इसके ऋणात्मक लघुगणक को ही क्या बोलते हैं हम? पीएच मान कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, pH = -log10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसके अलावा pH से संबंधित दो फॉर्मूले और हैं जो कि हमें न्यूमेरिकल करने में मदद करेंगे, इसलिए वो भी मैंने यहीं पर लिख दिए हैं। जैसे POH पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, वो कितना होता है? -log OH आयन की सांद्रता। इसी तरह से एक फॉर्मूला और है pH + POH = 14। pH कितने होते हैं? 7 से पहले, और POH कितने होते हैं? 7 के बाद वाले। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बैठेगा हमारा? 14 बैठेगा। तो एक ये फॉर्मूला भी होता है। ये 3 फॉर्मूले हमें इस चैप्टर में याद करने हैं, जिनसे हम न्यूमेरिकल निकालेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएच स्केल। ये पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल को दिखाने के कई तरीके होते हैं। पहला ये जो कि सबसे सिंपल है, इसके अलावा दो ये और होते हैं, या तो ये वाला बना सकते हो या ये वाला, कोई भी तरीके का बना लो, तीनों ही सही माने जाएंगे। पीएच स्केल पर पीएच वैल्यू दी होती हैं 0 से लेकर 14 तक, और बिल्कुल बीच में होता है पीएच 7। पीएच 7 का मतलब होता है वो ना तो अम्ल है और ना ही क्षार, या बोलें कि वो एकदम उदासीन है, उसकी प्रकृति ना अम्ल से मैच करती ना क्षार से, वो दोनों के बीच का है। तो पीएच 7 वाले कहलाते हैं उदासीन। जैसे कि हमारा जल हो गया या रक्त हो गया, इसको हम उदासीन की कैटेगरी में रखते हैं। अगर पीएच 7 से कम होता है तो वो हमारे कहलाते हैं अम्ल, एसिड। इसके अलावा अगर पीएच 7 से और 14 के बीच आता है तो हम उसको बोलेंगे क्षार। इसके अलावा पीएच वैल्यू जितनी कम होती जाएगी वो उतना ही तगड़ा अम्ल कहलाएगा। जैसे एक की पीएच वैल्यू है 2 और एक की पीएच वैल्यू है 5, तो इसमें जो तगड़ा अम्ल माना जाएगा वो है हमारा ये पीएच 5 वाला कम ताकतवर होगा। ठीक, तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे अम्ल की जो ताकतवर है वो बढ़ता जाएगा, या अम्ल की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी, अम्लता बढ़ती जाएगी। ठीक, अगर क्षार की बात करें तो जैसे जैसे हम 7 से आगे बढ़ेंगे, पीएच वैल्यू 7 से ऊपर की ओर जाएगी, वैसे वैसे हमारी क्षारकता बढ़ती जाएगी। तो अगर इसके दो एग्जांपल लें, पीएच वैल्यू 10 और पीएच वैल्यू 30, इनमें से कौन ज्यादा ताकतवर क्षार है? तो देखिए क्षारकता का क्रम कहां बढ़ रहा है? 7 से 14 तक। आगे जाने पर हमारा क्षारकता का क्रम बढ़ रहा है, इसलिए 10 वाला पहले पढ़ रहा है तो इसकी क्षारकता कम होगी, 13 बाद में पढ़ रहा है तो इसकी क्षारकता ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्षारकता इधर जाने पर बढ़ती है और अम्लता इधर आने पर बढ़ती है। ये था हमारा पीएच स्केल। कुछ पीएच वैल्यू याद करनी होती हैं, जैसे कभी कभी 1-2 नंबर में पूछ ली जाती हैं। जठर रस का पीएच कितना होता है? जठर रस हमारे आमाशय में होता है जो हमें भोजन को पचाने में मदद करता है। इसकी पीएच वैल्यू 1.2 है, या किसी बुक में 1.8 है, या किसी में 2.2 तक दी होती है। वो थोड़ा वेरी करती है, किसी में एसिड ज़्यादा बनता है, किसी में कम बनता है, उसके आधार पर।
इसमें HCl पाया जाता है, उसकी वजह से ये pH वैल्यू होती है। नेक्स्ट है हमारा नींबू का रस। इसकी जो pH वैल्यू होती है वो 2.2 होती है। इसके अलावा पानी या रक्त, ये 7 के इर्द गिर्द चलता है, या हम इसको उदासीन मान के चलते हैं तो इसकी pH वैल्यू या तो 7 होगी या 7.4। रक्त की थोड़ा ज़्यादा होती है, हल्की सी। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसकी pH वैल्यू होती है 14। ये हमारा क्षार होता है और ये हमारे अम्ल होते हैं। तो ये था हमारा pH मान। pH मान को निकालने के लिए pH स्केल। अब नेक्स्ट है हमारा pH का महत्व क्या होता है, हम ये चीज पढ़ क्यों रहे हैं pH वैल्यू को। तो देखिए pH का बहुत सारा यूज होता है, अलग अलग जंतु, अलग अलग पौधे या अलग अलग तरह से इनको pH को यूज किया जाता है। जैसे सबसे पहले मिट्टी का pH, तो अलग अलग मिट्टी का pH अलग अलग पाया जाता है और उसी pH के अनुसार वहाँ के पौधे पाए जाते हैं। ये नहीं है कि दलदलीय पौधों का pH कम होता है तो वहाँ के पौधे यहाँ उगने लग जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। मिट्टी के pH के अनुसार पौधे उगते हैं। इसके अलावा पौधों एवं जंतुओं की pH के प्रति संवेदनशीलता, इसका क्या मतलब है? देखिए हर जंतु एक निश्चित pH में ही रह सकता है। कुछ जीव जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बहुत कम pH में भी रह सकते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा pH पे भी रह सकते हैं। अगर एवरेज बात करें तो ये 7 से 7.8 pH के बीच में रहते हैं मोस्टली जंतु। इसके अलावा उनके शरीर के अलग अलग पार्ट्स में pH वैल्यू अलग अलग रहती है, वो बात अलग है। इसके अलावा ये हमारे पाचन में मदद करता है। पाचन में कैसे मदद करता है? जैसे कि अभी पीछे बताया था, हमारे जो आमाशय होता है उसमें HCl पाया जाता है, जठररस होता है जिसका एक भाग होता है HCl जो कि एसिड प्रकृति का होता है, अम्ल प्रकृति का होता है, और उसकी pH वैल्यू 1.8 से 2.2 के आसपास रहती है। तो जो हमारे खाने को मात्र कुछ ही घंटे में पचा देता है। अगर वो HCl ना हो तो हमारा खाना कई महीनों तक ना पचे। इसके अलावा नेक्स्ट है पौधों द्वारा आत्मरक्षा। तो देखो कुछ पौधे अपनी आत्मरक्षा के लिए एसिड्स का यूज करते हैं। जैसे नेटल का पौधा, उसकी जो पत्तियां होती हैं उनमें कांटे से निकले रहते हैं और उन कांटों से अगर किसी जंतु को वो कांटे लगते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, सूजन आती है। तो इस तरह से वो पौधे अपने पास जानवर ना आए इसलिए उनके पास एसिड नुमा पत्तियां होती हैं या कांटे भी होते हैं किसी किसी पौधे में। इसके अलावा कुछ जंतु भी pH का यूज करते हैं, कम pH का। जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी का जो डंक होता है उसके पीछे एक ग्रंथि होती है जिसमें एसिड पाया जाता है और जब वो काटती है तो वो एसिड ही हमारे अंदर जाता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस तरह ये pH का महत्व है। देखने वाले हैं लवण को। तो देखिए लवण होते क्या हैं? दरअसल जब हम अम्ल और क्षार इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो उससे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है लवण। या हम कहें कि अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने से लवण बनते हैं और साथ के साथ हमारा पानी भी बनता है। जब अम्ल और क्षारों को मिलाएंगे तो ये एक दूसरे के असर को खत्म कर देंगे या हम बोलेंगे कि एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। तो इसी तरह से इसका नाम पड़ गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो लवण को बनाने की जो क्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण क्रिया। तो देखिए अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण बनाते हैं और इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में क्या बनता है? लवण और जल का निर्माण होता है। जब इस लवण को हम पानी में घोलते हैं तो ये आयनों में टूट जाता है और उसमें दो तरह के आयन मिलते हैं, एक धनायन और दूसरा ऋण आयन, पॉजिटिव चार्ज वाला और नेगेटिव चार्ज वाला। धनायन वाले जो होते हैं उनको हम बोलते हैं भास्मिक या क्षारीय मूलक, और अगर ऋणायन वालों को देखा जाए तो उनको हम बोलेंगे अम्लीय मूलक। तो इस तरह ये था हमारा लवण। अब कुछ लवणों को देखना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें से कुछ ये हैं जिनको हमें क्या क्या पढ़ना है उसमें, उनका रासायनिक नाम, उनका अणुसूत्र क्या होता है, उनको बनाने की विधि और उपयोग। सबसे पहले हमारा साधारण नमक जिसको NaCl भी बोलते हैं, जिसको हम खाने में खाते हैं। तो देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, या पहले रासायनिक नाम देख लेते हैं। रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड।
क्योंकि सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। अणुसूत्र की अगर बात करें तो NaCl इसका अणुसूत्र हो गया। ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड। अगर इसको बनाने का तरीका देखें तो HCl और NaOH इन दोनों को आपस में अगर हम मिलाएं तो हमारा NaCl बनता है, नमक बनता है, और साथ के साथ थोड़ा पानी भी बनता है। तो ये था इसका बनाने का तरीका। अब है इसके उपयोग, किस किस चीज़ों में नमक का उपयोग किया जाता है। तो नॉर्मली इसका उपयोग तुम्हें पता ही होगा कि ये खाने में यूज किया जाता है। इसके अलावा इसके लगभग 14,000 उपयोग हैं। उनमें से कुछ ये हैं, जैसे खाने में, ये तुम्हें पता ही है, भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में, जैसे तुमने देखा होगा अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें नमक मिला के रखते हैं। पहले आमों को काट दिया जाता है, फिर उसमें नमक मिला देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो हमारे लंबे टाइम तक सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है धावन सोडा या व्यंजक चूर्ण आदि बनाने में, जो धोने वाला जो सोडा होता है उसको बनाने में भी नमक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हिमकारी मिश्रण के रूप में। अब ये हिमकारी मिश्रण क्या होता है? ये ऐसा मिश्रण होता है जिसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, उसी को बोलते हैं हिमकारी मिश्रण। ये कैसे बनाया जाता है? इसमें ये चीजें होती हैं, बर्फ में नमक डालेंगे, फिर नौसादा डालेंगे और कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे। इन चीजों को डाल के आपस में मिश्रित कर देंगे, मिला देंगे, उससे हमारा बन जाएगा हिमकारी मिश्रण। दरअसल होता क्या है कि जब हम उसको नमक मिलाते हैं तो नमक को घोलने के चक्कर में बर्फ की कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर और ज़्यादा गिर जाता है। नॉर्मली अगर इसकी बात करें तो आइसक्रीम बनाने में जो यूज किया जाता है, इसको यूज कर सकते हैं, जो करते हैं नॉर्मली ठेली वाले, वो हिमकारी मिश्रण का यूज करते हैं आइसक्रीम बनाने में। जो उनके बकेट में लगा रहता है बर्फ, उसमें हिमकारी मिश्रण डाल देते हैं ताकि उससे आइसक्रीम जम सके। तो ये हम हिमकारी मिश्रण को बनाने में भी इसका पहला है रासायनिक नाम। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका अणुसूत्र क्या होता है जिससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं? सोडियम Na और हाइड्रोक्साइड OH। तो NaOH इसका क्या हो गया? अणुसूत्र। Na सोडियम होता है और OH हाइड्रोक्साइड। अगर इसको बनाने की विधि करें तो उसमें क्या है, NaCl के दो अणु जब पानी के साथ रिएक्शंस करते हैं तो हमारा कास्टिक सोडा बनता है, और साथ ही साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी बनती हैं। तो ये है इसको बनाने की विधि। अब इसके उपयोग तो देखिए, धातुओं से ग्रीस को हटाने में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा साबुन बनाने में, कागज बनाने में और भी बहुत सारी चीज़ों को बनाने में इसका यूज किया जाता है। कृत्रिम फाइबर को भी बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये है इसके उपयोग। लवणों से प्राप्त होने वाले कुछ सामान्य रसायन ये हैं, ये सभी लवणों से प्राप्त होते हैं। तो उसमें से हमारा नेक्स्ट है वो व्यंजक चूर्ण, जो कि हमें लवणों से प्राप्त होता है। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। इसके अलावा इसको क्लोरीनेटेड लाइम भी बोलते हैं। इसका अणुसूत्र CaOCl2 है। इसकी जो निर्माण विधि है वो कैसे होती है? CaOH2 में क्लोरीन की क्रिया के फलस्वरूप CaOCl2 बनाया जाता है और साथ के साथ पानी मिलता है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो ये पीने के पानी को साफ करने में यूज होता है, क्योंकि ये जीवाणुओं को मारता है। इसके अलावा चीनी को सफ़ेद करने में इसका यूज होता है, और क्लोरोफॉर्म गैस बनाने में इसका यूज होता है। क्लोरोफॉर्म बेहोशी करने के लिए यूज होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। इसके भी वही सारी चीजें याद करनी है, रासायनिक नाम, अणुसूत्र, निर्माण विधि और उपयोग। तो देखिए रासायनिक नाम क्या है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। अणुसूत्र क्या है? NaHCO3। और बनाने के तरीका क्या है? Na2CO3 को H2O से जब क्रिया कराई जाती है CO2 की उपस्थिति में तो NaHCO3 बनता है। इसके अलावा अगर इसके उपयोग देखे जाएं तो प्रति अम्ल के रूप में, कभी कभी क्या होता है पेट में तेजाब बनता है तो उसमें प्रति अम्ल के रूप में भी इसका यूज करते हैं, अम्लता को दूर करने में, या आग बुझाने में भी इसका यूज किया जाता है। चर्म रोग को ठीक करने में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा दूध को फाड़ने में भी इसका यूज किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा धावन सोडा या सोडा एस। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखिए इसका अणुसूत्र है Na2CO3 10H2O। इसमें लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम हमारा Na2 हो गया, कार्बोनेट CO3 हो गया, और यहां बोला गया डेका हाइड्रेट। डेका माने 10, हाइड्रेट मतलब H2O मतलब पानी के कण। इसके अलावा इसका उपयोग किसमें होता है? कपड़े धोने में, जल की कठोरता दूर करने में, डिटर्जेंट पाउडर बनाने में और जीवाणुओं को मारने में, ये सारे इसके काम है। इसके अलावा नेक्स्ट रसायन है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या होता है? तो देखिए इसको बोलते हैं हम कैल्शियम सल्फेट, और इसका जो अणुसूत्र होता है वो है CaSO4.12H2O। ये होता है इसका अणुसूत्र। अब इसकी निर्माण विधि क्या है? तो देखो CaSO4.2H2O से हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये हमारा जिप्सम होता है, जो कि सीमेंट में 2% या 10% के आसपास जिप्सम मिलाई जाती है, तब सीमेंट में चिपकाहट आती है। इससे हमारा क्या बनता है? इससे हमारा बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और साथ के साथ 3/2H2O प्राप्त होता है। तो इसका उपयोग किसमें करते हैं? तो प्लास्टर चढ़ाने में, जब हड्डी टूट जाती है तो उसमें प्लास्टर जो चढ़ाया जाता है वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। इसके अलावा मूर्ति वगैरह, खिलौने वगैरह बनाने में उसके नीचे सफ़ेद सफ़ेद पाउडर सा भरा रहता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। दीवारों या छतों पर डिजाइन बनाई जाती है, POP जिसको हम बोलते हैं, वो यही होती है। इसके अलावा अग्निरोधकों के रूप में भी, जहाँ आग का खतरा रहता है वहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे लवणों से प्राप्त होने वाले रसायन। अब नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टल जल। तो देखिए क्रिस्टल जल क्या होता है? देखो कभी कभी क्या होता है, लवण के सूत्र में कुछ पानी के अंश पाए जाते हैं, जिसको हम क्रिस्टल जल कहते हैं। जैसे CuSO4.2H2O। तो इसमें जो 2H2O है ये हमारा क्या है? ये क्रिस्टल जल का एक रूप है। तो इस तरह से हम क्रिस्टल जल की डेफिनेशन दे सकते हैं। तो ये तुम्हारा चैप्टर अब क्लियर हो चुका है। पूरा चैप्टर नोट्स बाय नोट्स हो चुका है। इसके आप नोट्स बना सकते हैं और अलग से कहीं से पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट नोट्स हैं। थैंक यू।